अच्छा भाई देखो, कल की बात में, कल की जो हमारी क्लास थी बेटा, कल की क्लास में हमने अपने पास डिस्कशन में बहुत सारी चीजें देखी और उन सारी चीजों में हमने रेडियो एक्टिविटी के फिनोमेना को देखा। एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट द रदरफोर्ड सेपरेटेड द रेडियो एक्टिव रेज फ्रॉम वन अनदर, और उन्होंने सेपरेट करने के बाद तीन डिफरेंट रेज की फॉर्म में उनको सेपरेट आउट किया कि हमारे पास तीन तरह की रेज पाई जाती हैं। एक रेज जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स अपने साथ रखती हैं, दूसरी रेज जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कैरी करती हैं, और तीसरी रेज जो अपने पास न्यूट्रल होती हैं। तो उन तीनों रेज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, पहले उसको समझेंगे जब ये रेडियो एक्टिविटी का टॉपिक कंप्लीट होगा हमारा, फिर उसके बाद हम पहुंचेंगे, उसके बाद हम पहुंचेंगे अपने पास कहाँ, फिर इंशाल्लाह हम अपनी डिस्कशन पे पहुंचेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। 3 तरह की हमारे पास रेज हो गई, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज। इन तीनों रेस के बारे में कुछ इनकी प्रॉपर्टीज हैं जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है, और मैं आपको ये तीनों रेस एक साथ लिखवा रहा हूँ। इसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि इन ईजीएस्ट वे आपके पास इनका एक डिफरेंस बिटवीन आ जाएगा। एक कंपैरिजन के थ्रू आप इनको, आपको याद करना बड़ा आसान रहेगा इन तीनों रेस को। सही है, तो स्टार्ट कर लेते हैं फिर इस पर। नहीं बेटा, मैं काम की पिक्चर इसलिए नहीं भेजता क्योंकि मैं अभी ये चीज़ पढ़ा रहा हूँ, ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर ये बोर्ड रब कर दूंगा, फिर दूसरी चीज़ स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं उस तरह से नहीं करता, मेरा पूरा लेक्चर रिकॉर्ड होता है, तो मैं आपको लेक्चर की पिक्चर भेज देता हूँ। सही, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इसे। सबसे पहले अल्फा रेस की बात करूं तो अल्फा रेस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनका चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज, यानी कि जो अल्फा रेस है उनका चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज। जो बीटा रेस हमारे पास पाई जाती हैं उनका चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज। और अगर मैं इसी के बरक्स बात करता चलूं आपसे गामा रेस पे, तो गामा रेस का चार्ज कैसा होता है? गामा रेस का कोई चार्ज नहीं होता, यानी कि नो चार्ज, ब्रैकेट में लिख लिया न्यूट्रल। बात यहां तक सबको समझ में मेरी यकीनन आ गई होगी। सही है भाई। अच्छा, अब हमारे पास सेकंड पॉइंट क्या कहते हैं? पहला पॉइंट तो हमारे पास हो गया ये चार्ज से रिलेटेड, यानी कि अल्फा रेस कंटेन्स द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, बीटा रेस कंटेन्स द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, एंड गामा रेस कंटेन्स द न्यूट्रल पार्टिकल्स इन देम। ये तो सबसे पहला पॉइंट था जो चार्ज पे हमने डिस्कस कर लिया। अब आगे चलते हैं, फिर मास पे बात आती है। कहते हैं मास ऑफ अल्फा, मैं साइंस भी बना दूं, अल्फा, दिस वन इज द बीटा एंड दिस वन इज द गामा। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, यानी कि अल्फा रेज में जो अल्फा पार्टिकल मौजूद है इसका मास क्या होता है? इस अल्फा पार्टिकल का मास क्या होता है उस पर हमें बात करनी है। ये अल्फा पार्टिकल का मास जो होता है वो बराबर होता है मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियाई। ये हीलियम हम जानते हैं, आप इसके बारे में आपने 9th में लास्ट टाइम पढ़ा था, ग्रुप नंबर 8 होता है, नोबल गैसेस होती हैं वहाँ। नोबल गैसेस में सबसे पहली गैस है हीलियम गैस, जिसका हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं कि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बराबर होते हैं मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियाई, यानी कि हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है उसके एग्जैक्टली बराबर होते हैं। अगर मैं बात करूं मास ऑफ बीटा पार्टिकल की, तो ये बराबर होता है मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। बीटा पार्टिकल चूंकि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन से रिलेटेबल मामला है, तो बताया भी यही जा रहा है कि भाई मास ऑफ बीटा पार्टिकल, अच्छा इसके बी की जरा नीचे से आपने ये डंडी लंबी रखनी है, बीटा का सिंबल है,
तो बताया जा रहा है कि मास ऑफ बीटा पार्टिकल कितना होता है भाई, मास ऑफ बीटा पार्टिकल होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर, यानी कि इलेक्ट्रॉन का मास और बीटा पार्टिकल का मास बराबर है। अगर मैं बात करूं इसके बरक्स, इसमें हम बात करते हैं अगर गामा में, तो गामा में क्या सीन निकल कर आता है, आइए देखते हैं। नो फिजिकल मास। भाई गामा रेज के बारे में कह रहे हैं कि इन रेज का कोई पर्टिकुलर फिजिकल मास होता ही नहीं है, गामा रेज का कोई फिजिकल मास नहीं होता। सर मास नहीं है तो ये पार्टिकल कैसे है, और अगर ये पार्टिकल है तो लाजिम है इसके ऊपर इसका मास होना चाहिए था, लेकिन इसका कोई मास ही नहीं है। खैर हम पॉइंट्स को सेपरेट आउट करते हुए चलते हैं ताकि मिक्सअप ना हो जाए कहीं ये। चलिए तीसरे पॉइंट की जानिब अब हम चलने लगे हैं अपने। तीसरा पॉइंट हमारा है पेनिट्रेशन के ऊपर, यानी कि पेनिट्रेटिंग एबिलिटी जो है इनकी। पेनिट्रेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, यानी कि जो अल्फा पार्टिकल्स हमारे पास होते हैं इनकी पेनिट्रेशन कितनी होती है, तो इसके बारे में कहा जाता है नॉट मोर देन 0.01 mm। अगर किसी मेटल की शीट ली जाए और उस मेटल की शीट को, बीटा रेस का सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है बेटे कि मास ऑफ बीटा पार्टिकल इक्वल्स टू द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। बात इस तरह से, जिन पॉइंट्स के बीच में इक्वल्स टू है ना, तो मास ऑफ बीटा पार्टिकल इक्वल्स टू मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। जैसे यहाँ पे पेनिट्रेशन ऑफ अल्फा इक्वल्स टू नॉट मोर देन 0.01 millimeters of a metal sheet। अच्छा आगे चलते हैं, अब इसमें बात कर लेते हैं पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन ऑफ बीटा बराबर होता है किससे, 3 mm ऑफ एल्यूमिनियम। यानी कि पेनिट्रेशन ऑफ बीटा, बीटा पार्टिकल्स कितना पेनिट्रेट कर पाते हैं, 3 मिलीमीटर तक किसी एल्यूमिनियम शीट में, एल्यूमिनियम शीट में ये पेनिट्रेट कर पाते हैं। अच्छा इसकी एक और जो है वो इसकी एक्सप्लेनेशन इस तरह से है कि पेनिट्रेशन ऑफ बीटा पार्टिकल्स जो है ये बराबर होते हैं अल्फा इंटू 100 के, यानी कि अल्फा पार्टिकल्स की जो पेनिट्रेशन होती है उसको मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दूं मैं, अगर पेनिट्रेशन ऑफ बीटा पार्टिकल बन जाएगी। यानी कि अल्फा पार्टिकल जितना पेनिट्रेट कर सकते थे उसकी 100 टाइम्स पेनिट्रेशन होती है बीटा पार्टिकल्स की। बात यहाँ तक मेरी सबको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। कह रहे हैं पेनिट्रेट थ्रू एवरी सब्सटेंस एक्सेप्ट लेड। यानी कि लेड आपने देखा था कल भी, रदरफोर्ड साहब ने क्या इस्तेमाल किया था, रदरफोर्ड साहब ने भी लेड बॉक्स यूज किया था। रदरफोर्ड साहब ने भी क्या यूज किया था, लेड बॉक्स इस्तेमाल किया था। तो लेड बॉक्स की मदद से ही ये रेज रुकी थी, अदरवाइज ये रेज नहीं रुकी थी। अच्छा इनकी भी एक्सप्लेनेशन में एक बात इस तरह से होती है कि हम कहें अगर पेनिट्रेशन ऑफ बीटा बराबर होता है, सॉरी पेनिट्रेशन ऑफ गामा,
पेनिट्रेशन ऑफ गामा बराबर होता है बीटा इंटू 100। बीटा पार्टिकल्स की जितनी पेनिट्रेशन होती है ये उससे 100 टाइम्स ज्यादा होती है गामा पार्टिकल्स की पेनिट्रेशन। बात यहां तक सबको समझ में आ गई होगी यकीनन। सही। फिर बात कही जा रही है आपसे, मैं पॉइंट को सेपरेट करता चलूं फिर। सही है भाई, आगे चलते हैं। अच्छा, अब मैं जरा एक छोटा सा रिलेशन आपको एक समझाता चलूं। वो छोटा सा रिलेशन क्या है, बकास क्या लिखा हुआ है नोट्स में तुम्हारे, मुझे बताओ। मतलब क्या डिफरेंट है मेरा बेटा, यही तो पूछ रहा हूँ। क्या पॉइंट डिफरेंट है? तुम लिखो जब तक जो पॉइंट डिफरेंट है, मैं अगले पॉइंट पे बात करूँ। कहा जा रहा है आयनाइजेशन ऑफ गैस, यानी कि अब ये जो इन पार्टिकल्स में आयनाइजेशन ऑफ गैस वाला जो ताल्लुक होगा, आयनाइजेशन ऑफ गैस वाला जो इन गैस पार्टिकल्स में ताल्लुक होगा, यहाँ पे आयनाइजेशन। अच्छा एक मिनट, बकास तुम मुझसे इस पे डिस्कस करना, हम इस पे बात कर लेंगे। मैं तुम्हारा पॉइंट समझ गया तुम क्या कहना चाह रहे हो। आयनाइजेशन ऑफ गैस की जो बात की जा रही है, अब आयनाइजेशन ऑफ गैस से मुराद क्या है भाई? अल्फा पार्टिकल्स हैं, फास्ट मूविंग पार्टिकल्स हैं, गैस में से पास आउट होंगे तो गैस के एटम्स के अंदर से कुछ ना कुछ रिलीज कराएंगे, और रिलीज होने की सूरत में लाजिम है कि वो आयन बन जाएगा। लाजिम क्या है कि वो क्या बन जाएगा? एक आयन की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। मिसाल मैं आपको समझाऊं, हमने प्रोटॉन की डिस्कवरी पढ़ी थी, उसके अंदर हमने कहा था कि एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे। इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट लाइक द बीटा पार्टिकल्स, बहुत फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे। इलेक्ट्रॉन्स ने गैस के मॉलिक्यूल्स जो थे, गैस के जो एटम्स थे, उन एटम्स के अंदर से धक्का देकर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, और वो गैस का एटम बेसिकली आयनाइज हो गया। किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं तो लाजिम है कि वो आयन्स बन जाए। क्या बन जाए? वो आयन्स बन जाए। बात यहां तक समझ में आती है? अब आयनाइजेशन ऑफ गैस बाय अल्फा पार्टिकल, ये कितनी होती है भाई? बीटा इंटू 100। यानी कि आयनाइजेशन ऑफ गैस जो होती है वो सबसे ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स की होती है, सबसे ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स की होती है आयनाइजेशन ऑफ गैस। फिर यहां कह रहे हैं भाई आयनाइजेशन ऑफ गैस बाय बीटा बराबर आएगा अल्फा अपॉन 100 के। यानी कि अगर मिसाल में ऐसे समझाऊं, अगर मिसाल में ऐसे समझाऊं कि बीटा पार्टिकल्स की आयनाइजेशन 1 है, अगर बीटा पार्टिकल्स की आयनाइजेशन 1 है तो अल्फा पार्टिकल्स की आयनाइजेशन 100 होगी, 100 टाइम्स ज्यादा है। अगर अल्फा पार्टिकल्स की आयनाइजेशन 1 होगी तो बीटा पार्टिकल्स की आयनाइजेशन क्या होगी? 100 होगी। बात यहां तक आप मेरी समझ रहे हैं? 100 टाइम्स ज्यादा है। और अगर इसी के बरक्स हम लेकर चलते हैं गामा रेस की जानिब, तो गामा रेस के बारे में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है वीक आयोनाइजर्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल। अगर ये गामा रेस किसी गैस में से पास भी होती हैं तो उसको आयोनाइज नहीं कर पाती। ये गामा रेस उसे आयोनाइज नहीं कर पाती। उसकी सबसे बड़ी वजह हमारे पास बोर्ड पे ही है। वो वजह यह है, देयर इज नो फिजिकल मास ऑफ द गामा पार्टिकल्स। गामा पार्टिकल्स का, गामा रेस का कोई फिजिकल मास नहीं होता। जिस चीज का मास नहीं है तो वो बहुत आसानी से उसमें से पास हो जाती है, उसको
आयोनाइज नहीं कर पाएगी। बात समझ रहे हैं? आखिरी बिल आखिर एक पॉइंट की जानिब हम चलते हैं, यानी कि स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल्स की जानिब। वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। अभी जो वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल है, आयोनाइजेशन का मतलब होता है बेटा आयोनाइज हो जाना, आयंस बन जाना। इधर इट इज अ पॉजिटिव आयन और इधर इट इज अ नेगेटिव आयन। तो आयोनाइजेशन का मतलब होता है किसी भी थ्रू द इलेक्ट्रिसिटी, थ्रू द इलेक्ट्रॉन गेनिंग और लूजिंग और थ्रू द फास्ट मूविंग पार्टिकल्स, किसी भी थ्रू अगर किसी एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए या इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए तो वो आयंस बन जाते हैं। सही, इस प्रोसेस को कहते हैं आयोनाइजेशन। कहा जा रहा है वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल बराबर होती है 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। यानी कि अगर स्पीड ऑफ लाइट के मैं 10 हिस्से कर दूं, स्पीड ऑफ लाइट के मैं 10 हिस्से कर दूं, जो वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 8, अगर उस वैल्यू के मैं 10 हिस्से कर दूं तो उसमें से एक हिस्सा जो निकलेगा वो एक हिस्सा होगा स्पीड ऑफ, यानी कि वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। बात समझ रहे? अगर इसके बरक्स हम बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ बीटा, वेलोसिटी ऑफ बीटा की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास निकल कर आता है 9/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। फिर बात वही है कि स्पीड ऑफ लाइट के अगर मैं 10 हिस्से कर दूं, स्पीड ऑफ लाइट के अगर मैं 10 हिस्से कर दूं तो उन 10 हिस्सों में से 9 हिस्से मिला लीजिए, तो 9 हिस्से मिलाकर आपके पास बनेगी वेलोसिटी ऑफ बीटा पार्टिकल। क्या बनेगी? वेलोसिटी ऑफ बीटा पार्टिकल आपके पास बनकर ये सामने आ जाएगी। अच्छा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर गामा रेज की, अगर हम गामा रेस की बात करते हैं तो कहा जा रहा है भाई कि गामा रेस की जो वेलोसिटी होती है वो एग्जैक्टली बराबर होती है स्पीड ऑफ लाइट की। किसके बराबर होती है वो? स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। ये चीज, बात यहां तक समझ में आ गई सबको? होपफुली आ गई होगी। अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो। मैं उस बात को समझा दूं कि इनका फिजिकल मास कोई क्यों नहीं है। देखो, आप सब ने एल्बर्ट आइंस्टाइन की इक्वेशन पढ़ी होगी, दैट ई इक्वल्स टू द एमसी स्क्वायर। ये रेज जो है ना, ये पार्टिकल फिजिकल नेचर इनका क्यों नहीं है फिजिकली, ये मास क्यों नहीं रख रही, इनका कोई वेट या मास क्यों नहीं है? वजह सिर्फ इतनी है कि ये स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रैवल कर रही है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इक्वेशन दी थी दैट ई इक्वल्स टू द एमसी स्क्वायर। वो ई इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर क्या कहती है कि अगर कोई भी बॉडी, मास एम मास है, मास ऑफ द बॉडी है, अगर कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पार्टिकल, कोई भी सब्सटेंस मूव करता है विद द स्पीड ऑफ लाइट, विद द स्पीड ऑफ लाइट मूव करता है, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा वो? एनर्जी में। तो दे आर मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट, सो दिस इज द रीजन दैट दे हैव नो फिजिकल मास। यही वजह है कि उनका कोई फिजिकल मास नहीं होता। बात यहां तक सबको समझ में आ गई? बीटा रेस का लास्ट पॉइंट हमारे पास ये कहा जा रहा है कि वेलोसिटी ऑफ बीटा रेस क्या है? 9/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। 9/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट के अगर मैं 10 हिस्से कर देता हूँ, 10 अलग 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 हिस्से कर दिए मैंने स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 जो आप पढ़ते हैं वैल्यू, उसके अगर हम 10 हिस्से कर दे तो उसमें से 9 हिस्से निकाल लीजिए, 9 हिस्से उठाकर एक जगह रख दीजिए। दिस इज इक्विवेलेंट टू द वेलोसिटी ऑफ बीटा पार्टिकल। दिस इज इक्विवेलेंट टू द वेलोसिटी ऑफ बीटा पार्टिकल्स। बात यहां तक सबको समझ में आ गई? किसी का कोई सवाल है तो जल्दी से पूछ लीजिए, वरना हम नेक्स्ट टॉपिक की जानिब चलते हैं। बोलो बेटा, क्या सवाल है? बोलो।
चौथे पॉइंट में अल्फा पार्टिकल के बारे में कहा जा रहा है, आयनाइजेशन ऑफ गैस बाय अल्फा बीटा इंटू 100, यानी कि आयनाइजेशन ऑफ गैस, अगर अल्फा पार्टिकल्स किसी गैस में से पास होते हैं तो ये उस गैस को किस हद तक आयोनाइज कर सकते हैं, इनकी आयनाइजेशन एबिलिटी क्या है। आयनाइजेशन की एबिलिटी सबसे ज्यादा होती है और उसको कंपैरिजन में इस अंदाज से लाया जाता है दैट दे हैव एन एबिलिटी ऑफ बीटा इंटू 100, बीटा इंटू 100 के हिसाब से इनकी एबिलिटी होती है। यानी कि मैंने इसको मिसाल आपको लफ्जों में समझाने के लिए कहा कि अगर बीटा पार्टिकल्स की एबिलिटी आयनाइजेशन ऑफ गैस की है 1, तो अल्फा पार्टिकल्स की एबिलिटी हो जाएगी 100 इंटू 100 टाइम्स ही एबिलिटी। बात समझ रहे, 100 टाइम्स यही एबिलिटी आपके पास। होप सो आपको सवाल बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा, साथ साथ सबने कॉपी भी कर लिया होगा। आगे की जाने बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे, अपने पास जो एक टॉपिक हम छोड़ कर आ रहे थे पीछे, और वो टॉपिक क्या था हमारा, वो था डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। वो क्या था? डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। चलिए आइए डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पर बात करते हैं। That how did James Chadwick discover the neutron? देखो, हमने रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर हमने देखा कि यार रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था, उसमें से रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव रेज इमिट होती हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल फॉर्म के अंदर वो रेडियो एक्टिव रेज इमिट होती हैं। अच्छा, हमने जब पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल फॉर्म के अंदर देखा तो हमने देखा यार पॉजिटिव रेज एटम के अंदर से निकली, इट मींस अ पॉजिटिव पार्टिकल। तो एटम के अंदर हमने पॉजिटिव पार्टिकल डिस्कवर कर लिया है व्हिच इज प्रोटॉन। हमने देखा कि एटम के अंदर से, उसी रेडियोएक्टिव एटम के अंदर से, रेडियोएक्टिव एलिमेंट के एटम से नेगेटिव रेज निकली, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन, हमने वो भी डिस्कवर कर लिया है। बचा एक जो कि न्यूट्रल था। अच्छा सर माजर, मैंने अभी देखा मैसेज तुम्हारा, बीटा के अंदर ही बताया जा रहा था। मैं 1 मिनट के लिए सबको बिल्कुल 1 मिनट रुक जाओ, मैं इसका एक पॉइंट रह गया वो बता दूं। बीटा के अंदर ये बताया जा रहा था, बीटा जो है वो मिडिल आयनाइजर्स होते हैं गैस के ना। मिडिल आयनाइजर्स किस अंदाज से मिडिल आयनाइजर्स होते हैं ये, कि सबसे लेस आयनाइजर्स होते हैं गामा, फिर होते हैं बीटा, और सबसे हाई आयनाइजर्स होते हैं अल्फा। अल्फा है बीटा इंटू 100, यानी कि बीटा जितनी भी आयनाइजेशन करेगा उससे 100 टाइम ज्यादा कर सकता है अल्फा। और बीटा क्या है? अल्फा अपॉन 100, यानी कि अल्फा की आयनाइजेशन को 100 हिस्से कर लो, उसमें से एक हिस्सा बनेगा बीटा पार्टिकल्स का, जैसे मैंने 1 और 100 की एग्जांपल आपको दी। खैर, तो हमने ये देखा कि भाई एटम के अंदर से पॉजिटिव रेज निकली, उनको हमने डिस्कवर कर दिया, एटम में से नेगेटिव रेज निकली थी, हमने उनको भी डिस्कवर कर लिया था। बट देयर इज अ थिंग, देयर इज अ पार्टिकल, देयर इज अ रे व्हिच हैज नो चार्ज, व्हिच हैज नो चार्ज, हमने अब तक उसे डिस्कवर नहीं किया था। सही है, उसे अब तक हमने डिस्कवर नहीं किया था। अब वो डिस्कवर करने की बारी थी, तो एक साहब आए जिनका नाम था जेम्स चैडविक। जिनका नाम था जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक साहब ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर करा थ्रू द आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। उन्होंने हमें न्यूट्रॉन को डिस्कवर करके दिया थ्रू द प्रोसेस व्हिच इज नेम्ड एज द आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। कल हमने पढ़ा था दो तरह की रेडियो एक्टिविटीज होती हैं, एक नेचुरल रेडियो एक्टिविटी और एक हमारे पास आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। ये आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी क्या है? आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी हम किसे कंसिडर करते हैं, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आपका वो जो सब्सटेंस है वो नेचुरली रेडियो एक्टिव नहीं है, वो सब्सटेंस नेचुरली रेडियो एक्टिव नहीं है, उस सब्सटेंस पर आप रेडियो एक्टिविटी इम्पोज करा रहे हैं।
जब आप उस पर रेडियो एक्टिविटी इम्पोज करा रहे हैं तो उसके अंदर से रेडिएशन इमिट हो रही है। बात समझ है? अजान हो रही है, 2 मिनट अजान के बाद हम बात करते हैं। अच्छा भाई, बात स्टार्ट करते हैं। हम डिस्कस कर रहे थे आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी का एक प्रोसेस किया जेम्स चैडविक साहब ने, और उस प्रोसेस के थ्रू जो है वो जेम्स चैडविक साहब ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। तो प्रोसेस क्या था, जरा गौर से सुनिए। उन्होंने एक एलिमेंट लिया जिसका नाम है बेरिलियम, सही, जिसका नाम क्या है, बेरिलियम नाम है। बेरिलियम के अंदर आपके पास 9 इसका एटॉमिक नंबर आता है, और 4 इसका आपके पास मास नंबर 9 है, और एटॉमिक नंबर इसका 4 है। ये बेरिलियम हमारे पास ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट है पहला। इस बेरिलियम की एक शीट ली, बेरिलियम को जो है वो बेरिलियम के एटम्स लिए और उन एटम्स के ऊपर बम्बार्डमेंट कराई बहुत फास्ट। मैंने बताया था आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में कि हम इस फिनोमेना के अंदर बम्बार्डमेंट कराते हैं बहुत फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स की, बहुत फास्ट मूविंग। तो अल्फा पार्टिकल्स या फिर फास्ट मूविंग पार्टिकल्स कह लीजिए, तो हमने यहाँ पर फिलहाल इस्तेमाल किए फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स। अब सवाल ये है कि सर अगर अल्फा पार्टिकल की बात की जाएगी तो अल्फा पार्टिकल का मतलब हम यहाँ पे ये समझें कि अल्फा का साइन बना दें? नहीं, अल्फा का साइन नहीं बनाएंगे, अल्फा का साइन नहीं बनाएंगे। यहाँ पर हम साइन बनाएंगे हीलियम का। हीलियम का साइन क्यों बनाएंगे? तो आपने अभी अपने पास पॉइंट्स में लिखा था, अभी आपने अपने पास जो है वो पॉइंट्स में लिखी थी एक बात। आपने लिखा था कि भाई मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्विवेलेंट टू द हीलियम। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्विवेलेंट टू द हीलियम। जो बड़ा नंबर होता है वो मास नंबर होता है, जो छोटा नंबर होता है वो एटॉमिक नंबर होता है। बात यहां तक मेरी आप समझ गए? 9 4 बेरिलियम, 4 2 हीलियम। हीलियम मतलब ये चीज क्या है? ये है अल्फा पार्टिकल। हमने अभी पढ़ा था, सेकंड पॉइंट था हमारे पास मास ऑफ अल्फा पार्टिकल के अंदर, दैट मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल्स टू द मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियर। तो ये हीलियम की बात की जा रही है, हीलियम के बराबर हमने इसको कंसिडर कर लिया, हीलियम एटम। हमने बहुत फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट कराई इस बेरिलियम पर। नाउ इट्स अ फिनोमेना। हमारे पास एक चीज बनकर तैयार हुई, इस पूरे प्रोसेस की सूरत में हमारे पास एक सब्सटेंस बनकर तैयार हुआ जिसका एटॉमिक नंबर 6 था, 4 4 और 2 6 था, और मास नंबर 12 था। एटॉमिक नंबर 6 था और मास नंबर 12 था, और साथ ही साथ हमारे पास एक ऐसी चीज इमिट हुई जिसका कोई एटॉमिक नंबर नहीं था लेकिन मास नंबर 1 था। ये जो n है, ये छोटा वाला n, स्मॉल n, जिसके साथ 0 और 1 लिखा है, इट इज डिनोटिंग एज द न्यूट्रॉन, इट इज डिनोटिंग एज द न्यूट्रॉन। देखो यहाँ बेरिलियम के अंदर, बेरिलियम के अंदर मास नंबर 9 था, हीलियम के अंदर मास नंबर 4 था। एटॉमिक नंबर्स मिलाए 4 और 2 कितने हो गए? 6। 9 और 4 होते हैं 13, बट वी हैव 12 हियर। इट इज कार्बन, ये कार्बन है। हमारे पास जो चीज फॉर्म हो गई, इट्स इक्विवेलेंट टू द कार्बन। कार्बन के बराबर एक चीज हमारे पास बनकर तैयार हुई, और साथ साथ एक रेज निकली, एक रेज निकली which neither carries a positive nor the negative charge, which neither carries the negative nor the positive charge। 12 इसलिए लिखा मेरे बेटे क्योंकि ये अल्फा पार्टिकल जब इनसे स्ट्राइक करे, स्ट्राइक करने के बाद हमारे पास एक चीज तैयार हुई, एक चीज प्रिपेयर हुई, चीज बनकर तैयार हुई। तो बनकर तैयार होने में जो सब्सटेंस तैयार हुआ उसका एटॉमिक नंबर 6 था, उसका मास नंबर 12 था, और इस प्रिपरेशन के थ्रू, इस प्रिपरेशन की सूरत में हमारे पास से एक रेज एमिट हुई which neither contains a negative nor the positive charge, और वो रेज लाजमी सी बात है न्यूट्रल थी, so they are the neutrons, they are the neutrons which were discovered by the James Chadwick through the experiment of artificial radioactivity। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। 13 आना चाहिए था सर, ये 4 और 2 मिलाकर 6 बन रहे हैं, तो 9 और 4 मिला के 13 बनने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इतना समझाऊं कि यहाँ बेरिलियम के अंदर आपके पास 5 न्यूट्रॉन्स थे और 4 आपके पास जो है वो प्रोटॉन्स थे। सूरत में हमने जब आपके पास अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक कराया, तो अल्फा पार्टिकल्स की स्ट्राइकिंग के थ्रू
टोटल प्रोटॉन्स की तादाद अब हो चुकी है, टोटल प्रोटॉन्स की तादाद अब हो चुकी है 6, और 6 ही न्यूट्रॉन्स बचे, 6 ही न्यूट्रॉन्स बचे, उनमें से एक न्यूट्रॉन एमिट हो गया जो कि न्यूट्रल पार्टिकल कंसिडर किया जाता है, जिसका कोई चार्ज नहीं होता। एक सवाल आया कि सर बेरिलियम से कार्बन कैसे जनरेट हो गया, बेरिलियम से कार्बन कैसे जनरेट हो गया, वो तो जाती तौर पे खुद एक एलिमेंट है, बेरिलियम इज एन एलिमेंट एंड कार्बन इज एन एलिमेंट, तो एलिमेंट कैसे जनरेट हो गया। एक सिंपल फिनोमेना है इस सवाल में। सवाल ये है कि जब हम कार्बन को ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाते हैं तो क्या चीज जनरेट होती है, कोई बताएगा मुझे। when the carbon is burned in the presence of oxygen we will get, क्या बनता है। CO नहीं, CO2 बनता है, CO2 बनता है। एक मैंने ऊपर देखा आइडियल गैस से रिलेटेड क्वेश्चन जो था, मैं भी उस पर बात करता हूँ बेटा, देखता हूँ, मैंने भी पढ़ा नहीं, मैसेज आना शुरू होने लगा था। तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, सर कार्बन डाइऑक्साइड ही क्यों बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों नहीं बन रहा, तो मुझे बताएगा। when we burn carbon in the presence of oxygen we get the carbon dioxide, why would we not get the carbon monoxide, क्यों नहीं बनती भाई कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका किसी के पास रीजन है। इट्स नेचर, इट्स नेचर, ये कुदरती मामला है, ये कुदरती मामला है। कुछ चीजें हमारे पास फैक्ट बेसिस होती हैं कि ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। कार्बन जब जलेगा तो वो कार्बन ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलते हुए कार्बन डाई ऑक्साइड ही देगा, ये लाजिम है, लाजिम फिनोमेना है। इसी तरीके से जब आप बेरिलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक कराते हैं तो एक ही चीज बन सकती है, वो है कार्बन, क्योंकि ऑक्सीजन है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए भी ऑक्सीजन की दरकार होती है बेटे। बात समझ में आ गई। ये फैक्ट है कि जब आप बेरिलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक कराते हैं तो सिर्फ एक ही चीज बन सकती है और वो है कार्बन, और साथ साथ एक न्यूट्रॉन रिलीज हो जाता है। बात यहां तक आप मेरी समझ गए। सही है भाई। तो आज की क्लास में हमने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन तक बात कर ली है। कल इंशाअल्लाह उल अजीज हम स्पेक्ट्रम के बारे में बात स्टार्ट करेंगे अपनी, सही, नेक्स्ट क्लास में। अच्छा मैंने मैसेज देख लिया जवेरिया, तो मुझे मैसेज करना बेटा व्हाट्सएप के ऊपर, मैं तुम्हें समझा देता हूँ सारा सीन, सही है। तो हम इंशाल्लाह यहीं से अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।